नमस्कार साथियों एंड वेलकम बैक। तो भाई काफी दिनों के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी, तबीयत खराब हो गई थी, प्लेटलेट डाउन आ गए थे, जिसकी वजह से क्लास नहीं बना पाया। लेकिन फिर भी दिन रात चिंता आपकी रहती थी कि यार बच्चे वेट कर रहे होंगे क्लास के लिए। तो आपकी चिंता का सॉल्यूशन हो चुका है। इसके लिए आपको इस सैटरडे और संडे को मैं लाइव क्लास दूंगा, जिसमें जो 10 मार्क्स का आपका कॉमन मैथ्स आएगा वो आपका इजीली कवर हो जाएगा। हम चैप्टर्स के सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो कम होंगे और जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले ही मैसेज दे दूंगा कि क्या टाइमिंग रहेगी क्लास की। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें। मैथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जहां तक मेरी कोशिश रहेगी मैं इसे पूरा भी करूंगा। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। इसके अलावा अभी हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद कौन सा चैप्टर आपको लगता है कि ये मुश्किल है और ये हमें पहले कर लेना चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट क्लास फिर हम उसके ऊपर कर लें। ठीक है, पहले नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना अब इसमें स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन करवाने हैं। ठीक है, तो वो सेक्शन पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर मैं जो आपको दिक्कत आ रही है जिस चैप्टर में उसको कंटिन्यू करवाऊंगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताना। तो क्लास को शुरू करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न, और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार स्टेटमेंट इंग्लिश में देख लीजिएगा। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इज कॉल्ड। यहां पे बोल रहा है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है क्या कहलाता है। तो हिंदी में तो बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा। ऐसा नंबर जिसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, यानी कि जब हम उसको सोल्व करेंगे, जो डेसिमल एक्सप्रेशन वो आएगा वो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही वो रेकरिंग हो, यानी कि रिपीटिंग भी ना हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं। तो जवाब होगा इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूं क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पे रैशनल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। रैशनल नंबर जिनको आप हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। रैशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब रैशनल नंबर होते कैसे हैं भाई? सिंपल सी बात, जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर। या सिंपल से शब्दों में भाई, अगर मैं किसी नंबर को बटे में लिख दूं तो वो हमारा कैसा होगा? रैशनल होगा, यानी कि परिमेय होगा। यहां पे कंडीशन क्या है कि जो क्यू है दैट शुड नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो हमारा रिजल्ट जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और पी और क्यू कैसे हैं? यहां पर पी एंड क्यू दीज आर इंटीजर्स वैल्यू। पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स हैं, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब क्या? पूरा अंक। ठीक है, पूर्णांक का मतलब जो पूरा अंक हो वो पूर्णांक होता है। यानी कि p और q की जो शक्ल है वो कैसी है? p एंड q, इनकी शक्ल कैसी है? ये जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन q को जीरो नहीं रखना, ये बात ध्यान रखना। मैंने पहले ही बता दी कि q जीरो नहीं होना चाहिए, p को जीरो हम रख सकते हैं। ठीक है, ये प्लस का वन माइनस का वन भी हो सकता है, ये प्लस माइनस टू भी हो सकता है, ये प्लस माइनस थ्री। यानी कि जो इंटीजर्स हमारे होते हैं उसमें हमारे सारे तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं, सारे ही पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो भी हमारी जो है वो इंटीजर्स में काउंट होती है, इसलिए यहां पे मैंने प्लस माइनस वन लिखा है। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे सारे इंटीजर्स होते हैं, बस क्यों जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कुछ थ्योरी की। अब कुछ बात करते हैं प्रैक्टिकल। जैसे अगर मैं कहूं कि 2/3 ये कैसा है, तो तुम कहोगे ये बटे में हमने लिख दिया तो ये कैसा है? रैशनल नंबर है। ये एग्जांपल्स हैं, इनसे ये बात बिल्कुल भेजे में आ जाएगी तुम्हारे। ठीक है, अगर मैंने लिखा -5/2 तो ये कैसे है? अगेन दिस इज अ रैशनल। क्यों? क्योंकि भाई बटे में लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई 7 कैसा है, अगर मैं कहूं कि 7 कैसा है, तो 7 भी हमारा रैशनल है, क्योंकि मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब कहेंगे कि कैसे लिख सकते हैं? क्यों भाई 7/1 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिखा जा सकता है, 7/1 तो बिल्कुल ठीक है।
तो जो नंबर मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा वो कैसे होंगे, रैशनल होंगे, यानी कि परिमेय होंगे। इसके अलावा अगर मैं कह दूं यहां पे 0/7, तो क्या ये रैशनल होगा? तो बिल्कुल ये भी रैशनल होगा, क्योंकि ऊपर का 0 हो सकता है, नीचे का 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई बोले कि भाई क्या 3/0 रैशनल होगा, परिमेय होगा, तो जवाब होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि पैर में 0 नहीं आना चाहिए। सर पे 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा है यहां पे साफ साफ कि क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है रैशनल नहीं होगा, ये रैशनल होगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं कहूं कि √4, तो ये कैसा होगा? ये भी रैशनल होगा। क्यों होगा भाई? तो मुझे बताओ, √4 क्या होता है? ये तो 2 होता है ना। √4 जो होता है वो हमारा कितना होता है? 2 होता है। यानी कि अगर रूट हमारा सोल्व होके पूरा पूरा नंबर आ जाए, ध्यान दो मैंने बोला पूरा पूरा नंबर आ जाए, तो ये हमारा कैसा होगा? रैशनल होगा, यानी कि परिमेय होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब किसी के मन में ऐसा नहीं आए कि बोला सर √2 भी होगा क्या? तो ये रैशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा। उसके बारे में बात करूंगा, अभी समझाऊंगा। फिलहाल रैशनल यानी कि परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये रैशनल नंबर थे जिनके बारे में मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, ये सारे पता लग गए होंगे। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि 0.5 को भी आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? 0.5 क्या होता है? दिस इज 5/10। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। मैंने लिखा 0.25, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्या मैं इसको ऐसे P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं? तो बिल्कुल, 25 बटे में पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 लग जाएगा। तो मैं इसको भी P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अगेन दिस इज अ रैशनल। अब आपने देखा होगा कई बार हमारा नंबर इस तरह का होता है, इस तरह का। तो ये कब आते हैं? 0.3 बार। तो आपको बता दें, अगेन दिस इज अ रैशनल नंबर। ये एग्जांपल ही सब कुछ है अपने आप में, ये ध्यान रखना। ये भी हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि मैं इस 0.3 बार को लिख सकता हूं 3/9। जब इसको सोल्व करेंगे 3/9 लिखा जाएगा। क्यों लिखा गया? आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ये सारी बातें आती रहेंगी, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको भी मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, और ये बनता कब है, ये बार कब लगता है, तो इसके बारे में बता देते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ये 1/3। यानी कि अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूं 3 से, तो ये नंबर छोटा है तो इसलिए पहले पॉइंट लगेगा। फिर हम 0 लगाएंगे तो 3 तिया 9, बचा कितना? 1। फिर आगे चलाने के लिए हम 0 लगा लेंगे, 3 तिया 9, बचा कितना? 1। फिर आगे चलाने के लिए हम 0 लगा लेंगे, 3 तिया 9। इस तरह से ये चलता रहेगा हमारा। ठीक है, तो मैं यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप देखो ये क्या आया? 0.3333। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आप मुझे बताइए, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों में क्या फर्क होता है? मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करता हूं इसको लिख के। ये एग्जांपल तो समझ में आ गए होंगे रैशनल के। दो तरह के डेसिमल मैं यहां पे बता रहा हूं। दो भी क्या, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको आप बोलते हैं शांत दशमलव। और शांत दशमलव कैसा होता है? मैंने एग्जांपल में बताया भी अभी आपको। शांत दशमलव कैसा होता है? जैसा ये था। ये सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने कहा 4/5, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा? 0.8 आएगा। अगर मैं 4 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 0.8 आएगा, इसके आगे ये आएगा ही नहीं, ये खत्म हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 0.4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये कितना आएगा? 0.25। तो ये इतना ही आ रहा है, बस इसके बाद नहीं आ रहा, ये यहां पे खत्म हो गया। इसीलिए हमने इसको बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव। ये पहले वाला समझ में आया? तो ये जो शांत दशमलव होता है, ये मैंने अभी एग्जांपल में समझाया भी था, ये कैसा होता है? ये रैशनल होता है, परिमेय होता है। क्यों? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसा दे दें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना। ठीक है, तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा गया। तो ये पहले नंबर वाला कौन सा था हमारा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरे नंबर वाला जो डेसिमल होता है वो कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि अशांत दशमलव, अशांत दशमलव जिसकी आवृत्ति हो, जिसकी आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग, पहली बात तो ये ऐसे खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। जैसे कि अभी मैंने लिखा था 1/3, तो 1/3 क्या था, 0.3333, अभी मैंने करके दिखाया था ना तुम्हें, ये क्या आएगा 0.33333, इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये डेसिमल के बाद जैसे ये रुक गया था ना, तो ये रुका नहीं, ये क्या था, चल रहा है, लगातार चल रहा है, इसलिए इसको बोला ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट कर रहा है, यहां पे 33333 ये आ रहा है, तो इसी को मैं लिखता हूं 0.3 के ऊपर बार, जो भी डिजिट रिपीट करता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्लियर है, तो ये वाला भी हमारा डेसिमल कैसा होता है, रेशनल होता है, यानी कि परिमेय होता है। मैंने अभी बताया भी था कि 0.3 बार, अभी आगे आगे हम चलेंगे तो इसको सोल्व करते हैं 3/9, यानी कि मैंने इसको सोल्व करके इस फॉर्म में लिख दिया, बटे वाली फॉर्म, p/q की फॉर्म में लिख दिया, इसलिए ये भी हमारा कैसा होता है, रैशनल होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, दो समझ में। अब तीसरे वाला डेसिमल कौन सा होता है, तीसरे वाला जो डेसिमल होता है उसको भी लिख देते हैं, वो कैसा होगा, तीसरा डेसिमल, ध्यान रखना इसको भी हम रैशनल बोलेंगे, ध्यान रखना ये भी रैशनल है। ठीक है, तीसरे वाला होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यानी कि अशांत दशमलव जिसकी आवृत्ति न हो, जिसकी आवृत्ति, अब आवृत्ति देख लेना भाई, स्पेलिंग देख लेना आवृत्ति वाली। ठीक है, जिसकी आवृत्ति न हो। ठीक है, आवृत्ति मतलब जो जो बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, जैसे हमने लिखा 0.1253917289616, तो आप देखो यहां पे क्या कुछ रिपीट होता दिख रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं होता दिख रहा, लेकिन डेसिमल के बाद सब कुछ अलग 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 चल रहा है। तो ये कैसा है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा, ये तो रिपीट कर रहा था लेकिन इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहले तो पाई, अब ये मत बोलना कि सर जी पाई तो 22/7 होता है, ठीक है पाई 22/7 होता है, बट वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं √2 की, √3 की, √5 की, √7 की, जिनके रूट पूरे पूरे नहीं निकलते, ये सब क्या है, ये इरेशनल है, यानी कि अपरिमेय है। ध्यान रखना वो यहां √4 नहीं लिखा हुआ या √9 नहीं लिखा हुआ, √9 तो 3 आ जाएगा, तो ये नहीं आएगा यहां पे। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये क्या था, ये रैशनल था, परिमेय था, मैंने एग्जांपल से समझाया भी था। जिसका रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा वो होगा हमारा इरेशनल, यानी कि अपरिमेय। तो यहां पे अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो टर्मिनेट ना हो, लेकिन नॉन रेकरिंग इज कॉल्ड, वो रेकरिंग भी ना हो यानी कि रिपीट भी ना हो, तो फिर वो कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है, देखो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा और ना ही ये रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब रिपीट होना, तो यहां पे रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये कैसा है, इरेशनल। तो इसलिए जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन थे, रैशनल, इरेशनल, बोथ एंड नाइदर, तो ऑप्शन 2 सेकंड इसका आंसर बनेगा। तो काफी सारी बातें जो मैंने बताई हैं ये अब अगले क्वेश्चनों में आपको फायदा देंगी। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है ध्यान से पढ़ें और सोचें कि क्या आंसर हो सकता है।
हाँ जी, द नंबर रूट के अंदर दे रखा है 0.0001 इज, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये किसके बराबर होगा। ठीक है, यहां पे एक संख्या दे रखी है, ये क्या होगी, परिमेय अपरिमेय लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं इधर ही कर लेता हूं इसको। द नंबर 0.0001 का रूट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सोल्व करके दिखाऊं तो इसका आंसर बनेगा 0.01। ठीक है, अब तुम कहोगे कि ऐसे कैसे लिखा सर आपने, बिल्कुल आसान है भाई। पॉइंट के बाद देखो कितने, 4, तो इसको हटाऊंगा पॉइंट को तो नीचे क्या आएगा, 1 2 3 4 ये आएगा। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऐसे लिखा जाएगा। 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 10,000 का रूट कितना होता है, 100 होता है, और 1/100 क्या होता है, 0.01 होता है। ठीक है, तो ये डिटेल से लिखा है, लेकिन आप डायरेक्टली कैसे लिखेंगे ध्यान रखना, अगर रूट है, स्क्वायर रूट है यानी कि वर्गमूल है, और डेसिमल दशमलव के बाद अगर 4 डिजिट हैं तो ध्यान रखना आंसर में ये 4 का आधा यानी कि 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितने आएंगे, सिर्फ 2 आएंगे। ठीक है, क्लियर है, बात याद रहेगी। 4 है तो कितने हो जाएंगे, 2, 2 है तो डेसिमल के बाद कितना बचेगा, 1। कब, जब रूट का क्वेश्चन हो। तो अब ये इसका आंसर बना 0.01। तो उसने कहा कि ये जो नंबर है एक रैशनल नंबर है, लेस देन 0.01। रैशनल का मतलब मैं इसको बटे में लिख सकता हूं, बिल्कुल इसको बटे में लिखा जा सकता है, ये देखो ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये 0.01 से कम है। 0.01 से कहां कम है, क्या ये 0.01 से कम है, ये तो इसके बराबर है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर कह रहा है ये एक रैशनल नंबर होगा, 0.01 बिल्कुल एक रैशनल नंबर है। क्यों भाई, क्या तुम इसको बटे में नहीं लिख सकते, तो तुमने कहा बिल्कुल सर जी बटे में तो लिखा गया ये, दिस इज 1/100। तो मैंने कहा था जिस नंबर को आप बटे में लिख सके यानी कि p/q की फॉर्म में लिख सके वो रैशनल होता है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर बनेगा, एक इरेशनल नंबर तो नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखा गया। तो इरेशनल में ये बात भी याद रखना, जिसे p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा फिलहाल। तो बस खत्म हो गया, ऑप्शन 2 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अरे क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 14753/1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। ये कह रहा है कि संख्या इसका दशमलव प्रसार समाप्त होगा, यानी कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो जो आंसर बनेगा उसमें कितने डेसिमल के बाद ये खत्म होगा। ठीक है, 1 डेसिमल के बाद होगा, 2 के बाद होगा, 3 के बाद, 4 के बाद, ये आपका है। अब देखो, अब आप इसको कैसे करोगे, अब किसी के मन में तो ये आएगा, बोला सर जी 14753, इसको ना हम डिवाइड करके देख लेंगे किससे, 1250 से, और जब भी जो इसका आंसर बनेगा ना फिर हम वो देख लेंगे उसमें डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो दिमाग में तो यही आएगा भाई कि इसको ऐसे कर लें, लेकिन ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो फिर कैसे करना, ध्यान से सुनना। तुम बस एक छोटी सी बात देखो अगर मैं 7/10 लिख दूं तो इसका आंसर क्या लिखोगे, तुम कहोगे सर जी 0.7 बनेगा। भाई 7/10 है तो इस 10 के नाम का डेसिमल ऐसे लगेगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए 128 लिख लेते हैं अपोन में 100, मैं कहूं इसका आंसर क्या लिखोगे, तुम कहोगे सर जी इसका आंसर भी बिल्कुल आसान है, ये 1.28 हो जाएगा। काटना मत, काटोगे थोड़ी। अगर नीचे ये लिखा है तो मैं कह रहा हूं कि बस इसको डेसिमल में लिख के दिखा दो, तो 128/100 को डेसिमल में लिखोगे तो 1.28 लिखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिमिलरली मैं कहूं तुम्हें कि 347 अपोन में ये, मैं कोई इसको लिख के दिखाऊं तो तुम कहोगे सर जी इसको भी लिख देंगे, डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, तो 0.0347। जितने नीचे जीरो होते हैं उतने डेसिमल के बाद डिजिट आते हैं, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें 1 जीरो थी तो डेसिमल के बाद 1 था, इसमें 4 जीरो थी तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट थे। ठीक है, तो इससे ये लिखना आसान था। तो अगर वो वाला क्वेश्चन देखा जाए, कौन सा था, 14753 डिवाइड बाई 1250। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो मैं अगर इसको अपने पास से 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर दूं तो, अब कुछ बच्चे कहेंगे बोला सर जी ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, या हमें कैसे पता लगेगा, तो भाई पता लगेगा, धीरे धीरे पता लगेगा प्रैक्टिस से। क्या कि अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर तो देखो मल्टीप्लाई करके तुम लिख ही दोगे, नीचे में क्या बनेगा, तो जवाब होगा 10,000।
नीचे में क्या बनेगा 10,000। क्यों भाई, अगर 1250 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देख लो कितना आएगा। 8 पंजे 40, बच्चा 8 दूनी 16, 4 20, फिर 8 एकम 8 और 2 10, ये बनेगा, करके देख लेना तुम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, और क्यों किया, ताकि नीचे ऐसा बन जाए 10,000। ठीक है, 1250 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो ऐसा नहीं बनेगा, 3 से करोगे तो भी नहीं बनेगा, 4 से करोगे तो भी नहीं बनेगा। मुझे चाहिए कैसा, या तो ऐसा बन जाए, कैसा, या तो 10 बन जाए, या 100 बन जाए, या 1000 बन जाए, या 10,000 बन जाए, या इससे बड़ा कुछ बन जाए। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों बनाता हूं, ताकि मैं सीधा सीधा उसका पॉइंट बना के लगा दूं। तो अब मैंने देखा कि नीचे मैंने ये बना लिया, और इसमें डेसिमल के बाद अब कितने पॉइंट आने चाहिए, 4। देखो 4 है ना डिजिट, तो डेसिमल के बाद कितने आएंगे, 4 अंक आएंगे, 4 डिजिट आएंगे, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आप देखो यहां पे लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, जैसे मैंने पहले करके दिखाया था ना, 1250 को डिवाइड, 1250 से 14753 को डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो जो आंसर बनेगा ना, उसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे, करके देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में। तो 8 दिया 24, 8 पंजे 40 और 2 42, 8 सत्ते 56 और 4 60, 800 के 32 और 6 38, 8 एकम 8 और 3 11। ये इसका प्रोडक्ट बन गया, इसका पॉइंट लगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूं सोल्व करके कि ये ऐसा बनेगा। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, करना मत, सिर्फ इसको देख के आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया भी था कि इनको देख के आंसर लिख रहे थे ना, कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, बस नीचे देखा 4 0, तो डेसिमल के बाद 4 आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो करना मत भाई, मैं फिर बोल रहा हूं, बस नीचे के जीरो देख के बता देना कितना बनेगा। हाँ जी, क्वेश्चन, द रेशनल फॉर्म ऑफ .001 बार इज, ठीक है, कह रहा है कि इसका परिमेय रूप क्या होगा, 0.001 के ऊपर बार। ठीक है, पूरे के ऊपर बार है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। जिसने बात ध्यान से सुन ली वो सारे क्वेश्चन इस तरह के कर लेगा। क्या कि डेसिमल के बाद जो है वो सारा लिख दो, लिख दिया, बोला जी डेसिमल के बाद क्या है 001, तो 001 लिख दिया। तो 001 लिखो या 1 लिखो, दोनों सेम है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे बता रहा हूं, डेसिमल के बाद जो है वो सारा लिख दो। फिर जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 लगाने हैं। कितने, 1 2 3, 3 के ऊपर बार है तो क्या लगेंगे, 3 बार 9। तो बस ये आ गया आपका आंसर, 1 में 999, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, बात आई समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करने मैंने सीधा सीधा बता दिया। ये बात याद रखना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा और देखना इजीली आप कर दोगे। ठीक है, तो डेसिमल के बाद जो है वो लिख दें, जितने के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लगाने। ठीक है, तो आंसर आपके लिए सामने आ जाएगा। और एक बात और बता दूं, अगर आप कैलकुलेटर में, यार ये पता नहीं काहे के लिए पंगा हो जाता है, अगर आप कैलकुलेटर में अगर आप कैलकुलेटर में 1 में 999 लिखेंगे ना, तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, करके देख लेना बाद में। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है, कोई बीच में स्किप ना हुआ हो, ये देख लेना। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा। ये कह रहा है कि 0.23535 इक्वल्स टू, देखो यहां पे क्या था, मैं थोड़ा सा लिखना भी बता दूं, कई बार ये क्वेश्चन में ऐसे ही आ जाता है। इसको मैं क्या लिखूंगा, तुम देखो यार रिपीट क्या कर रहा है, तो तुम कहोगे कि यहाँ पे 35 हमें रिपीट होता दिख रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 0.235, 35 रिपीट हो रहा है तो 35 के ऊपर बार। हालांकि इसने लिख के दिखाया भी हुआ है, ठीक है, लेकिन कई बार ये नहीं भी आता, तो फिर आप इसको कैसे लिखना, आप देखो इसमें 0.23535 आपको रिपीट होता दिख रहा है, तो 35 के ऊपर आपने बार लगा देनी है। ठीक है, जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार। कह रहा है कि इसको हमें फिर से इस फॉर्म में लिखना है, बटे वाली फॉर्म में। तो अब देखो कैसे लिखोगे, क्वेश्चन ये है। ठीक, अब इसको लिखने के लिए मैंने अभी तुम्हें क्या सिखाया था कि डेसिमल के बाद जो है वो सारा लिख दो। तो डेसिमल के बाद क्या है वो सारा लिखेंगे, तो 235। ठीक है,
ध्यान दें यहां डेसिमल के बाद सभी पे बार था, लेकिन यहां डेसिमल के बाद इस पे बार नहीं है, इन दोनों पे बार है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है भाई कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है, ठीक है। डेसिमल के बाद सारा लिख देना है, फिर जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है। इनके नाम के 9 लिख देते हम, जिस पे बार नहीं है उसके नाम की 0, ठीक है। तो क्या अलग है पता लगा, जिस पे बार नहीं है वो माइनस होगा और जिस पे बार नहीं है उसके नाम का 0 लगेगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 235 में से 2 गए तो 233 बटे में 9 9 0, कटे तो काट देना, नहीं कटे तो छोड़ देना। तो 233 233 अपोन में 990 ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ सजाए हुए, कटे तो काट देना, नहीं कटे तो छोड़ देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओ ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी लगा दिया गया भाई, फटाफट खटाखट चलने दो। समझाने की कुछ बेसिक बातें मैंने पहले ही समझा दी, थ्योरी भी हो गई। 0.3467 बार प्लस 0.1333 बार इज इक्वल टू, इसको अगर सोल्व करेंगे तो किसके बराबर होगा। तो भाई इसको करना कैसे, ध्यान से सुनना। अब जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे करना। 3 4 6 7 के ऊपर बार, तो 6 7 के ऊपर बार का मतलब है कि 6 7 अब रिपीट कर रहे हैं। कब लगी थी बार, बार जब लगती है जब कोई हमारा डिजिट रिपीट करना शुरू करता है। तो यहाँ पे 6 7 पे बार लगी, इसका मतलब आगे 67 67 67 ऐसा आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि जो 6 7 आ रहा था रिपीटिशन वाला उसको मैंने 3 बार लिख दिया। कितनी बार लिखा, 3 बार, कम से कम 3 बार लिखना। क्यों लिखना है अभी बताएंगे। सिमिलरली जो आगे वाला था 1 3, उसके बाद क्या था 33 33 33, तो इसको भी हमने 3 बार 33 33 33 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो भाई किस किस को प्लस नहीं करना आता, सबको ही आता होगा, कर दो प्लस। 7 और 3 10, 1 हासिल। 6 3 और 1 10, 1 हासिल। 7 3 10 और 1 11, 1 हासिल। 6 3 और 1 10, 1 हासिल। 7 3 10 और 1 11, 1 हासिल। 6 3 और 1 10, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4, 0.0। तो ये बन गया हमारा 0.48010100, ठीक है। तो यहां से अब आंसर कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखोगे, ध्यान दो। 480101 आपको आता अगर दिख रहा है तो इसका मतलब 01 रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे 01 के ऊपर हमने बार लगा दी। तो अब मैं आपको बता दूं कि 3 बार क्यों लिखा था भाई। 3 बार अगर मैं ना लिखता, यहीं तक लिखता, मान लो ये एक ही बार लिखता, तो फिर यहाँ पे 0 0 मुझे दिखाई देता, ठीक है, और वो आंसर फिर मुझे दिखता ही नहीं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि 3 बार कम से कम इसलिए लिखा कि जो भी ये कम ज्यादा होना है वो राइट साइड में पड़ा रहेगा। देखो यहां पड़ा है वो, लेकिन यहां आंसर देखो साफ साफ दिख रहा है कि 48010101 रिपीट कर रहे हैं। ये बिल्कुल एंड में होगा, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम तक अगर मैं इसको लिखता तो ये बिल्कुल एंड में होगा, हम इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आंसर तो हमें 0101 दिख रहा है। तो इसलिए हम इसको कम से कम 3 बार लिखेंगे, ध्यान रखना, और उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर कहां लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ है, 0.4801 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो रिपीट होता दिखा दे उसके ऊपर बार लगा देना। तो इसी के साथ फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी से रिलेटेड है। ये रहा, ठीक है। ये भी ऐसा ही प्लस माइनस का क्वेश्चन है, तो सेम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। मेथड और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने वो बताया कि जो तुम्हें अच्छा लगे, आसान लगे। व्हाट इज द वैल्यू 0.7 बार प्लस 0.6 बार माइनस 0.5 बार। तो यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो हम पहले प्लस करते हैं। 7 7 7, 0.7 बार को क्या लिखा, 7 7 7, 3 बार हो गया। इसको क्या लिखूंगा, 6 6 6। अब क्या करूंगा, प्लस 7 और 6 13, 1 हासिल। 7 6 13 और 1 14, 7 6 13 और 1 14। क्या भाई समझ में आया, प्लस हो गया। अब इसमें से माइनस क्या करना है, 0.5 बार। तो 5 बार का मतलब 5 5 5, ये मतलब है ना, ठीक है। तो अब 13 में से 5 गए 8, 13 में से 5 गए 8, यहां पे अब 14 में से 5 गए, नहीं 14 क्यों, इधर से एक चला गया था तो 8 ही आएगा, 0.0। तो 0.888 इज इक्वल टू 0.8 बार, ठीक है। तो 0.8 बार, अरे ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ ये कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, इसका आंसर तो ये बनाना। और मैंने अभी क्या सिखाया था कि इसी को डेसिमल के बाद जो है वो ये बटे में 1 बार, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं बात तो बराबर ही है, सिखा तो दिया तुम्हें। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर बनेगा।
अब आंसर ऐसा दे रखा था तो फिर उसके हिसाब से तो फिर यही करना था ना, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे को लगा कि नहीं ये तो अच्छा नहीं लगा, तो 0.7 बार को सोल्व करेंगे 7/9। मैंने कहा था डेसिमल के बाद जो है वो लिख दो, जितने पे बार है उतने 9। सिमिलरली इसको लिखेंगे 6/9 और इसको लिखेंगे 5/9। और फिर एलसीएम लेके अगर आप सोल्व करोगे तो 7 और 6 13, 13 में से 5 गए तो 8, 8/9, ठीक है। ध्यान रखना जब भी बेस सेम होता है तो एलसीएम तो सेम ही आ जाएगा, ऊपर ऊपर को सोल्व कर दोगे तो 13 - 5 करेंगे तो 8/9। तो ये ध्यान रखना। आप कुछ एक को लगेगा बोला सर ये ज्यादा आसान था, आसान है ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन अगर 2 आ जाए डेसिमल के बाद डिजिट तो फिर उसके लिए मैंने तरीका बता दिया, इसको फॉलो करना, कहीं पर भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, पढ़ो भाई क्वेश्चन तब तक। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, इनमें से कौन सा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन दे रखे हैं ये हिंदी में तो समझ में आ जाएगा ना क्या लिखा हुआ है, कि इनमें से कौन सी सबसे छोटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 13/16, 13/16, ये ऑप्शन ए है। इसके बाद कौन सा भाई 17/21, ऑप्शन बी है। एंड द नेक्स्ट वन इज 15/19 और 7/8, 15/19 और 7/8, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। तो ध्यान देना भाई, अब जो मैं समझाऊंगा तुम्हें, अब ये नहीं कि हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके देखें, नहीं ऐसे ना, ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो बड़ा टाइम लगेगा। तो फिर इनमें से कौन सा सबसे छोटा है कैसे मालूम पड़ेगा भाई, सीधा सही काम है क्या, कि 13 और 16 गैप कितने का है, 3 का। 13 और 16 में 3 का गैप है, 17 और 21 में 4 का गैप है, 15 और 19 में भी 4 का गैप है, और 7 और 8 में 1 का गैप है। इतनी बात सबको समझ में, इनके बीच का डिफरेंस देख लिया मैंने। अब ऊपर वाले नंबर को आप डिवाइड कर दें इस डिफरेंस से, तो ये 4 पॉइंट कुछ आएगा, 3 चौके 12, 4 पॉइंट कुछ आएगा। ऊपर वाला नंबर क्या है 17, इसको डिवाइड कर दे 4 से, तो ये भी 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो देखना पड़ेगा भाई, नहीं तो पता नहीं लगेगा आंसर। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, 3 चौके 12, बचेगा कितना 10, तो 3 3 9, 4.3 आएगा। 4 चौके 16, बचेगा कितना 10, तो 4 दूनी 8, 4.2 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 15, यानी कि 15 ऊपर वाले को डिवाइड कर दें इस गैप से, तो ये बनेगा 3 पॉइंट समथिंग, 4 3 12, ठीक है। तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। और यहाँ पे ऊपर वाले 7 को डिवाइड करेंगे अगर 1 से, तो ये आएगा 7। तो पूछा कौन सा था कि सबसे छोटा, तो मेरे ख्याल से आंसर आप सभी को दिख रहा होगा, सबसे छोटा तो 3 पॉइंट समथिंग ही बनेगा ना। तो फिर आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15/19। तो थर्ड ऑप्शन 15/19, ठीक है। तो ये तरीका आप इस्तेमाल करें बजाय कि आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें, ठीक है। क्लियर है। तो जैसे बताया ध्यान रखना। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्या है देख लो। अब ये हो जाना चाहिए, मैंने वहां पे एक तरीका बताया आपको, तरीके और भी होते हैं फ्रैक्शन को कंपेयर करने के, लेकिन फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन। If the fractions 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 and 6/11 are arranged in ascending order, यानी कि आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, which one will be the fourth place, यानी कि चौथे नंबर पे कौन सा होगा। यदि इन भिन्नों को हम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो चौथे स्थान पर कौन सा भिन्न होगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन कर भी देता हूं। यहां पे कौन कौन सा है, 2/5 है, फिर 3/8 है, उसके बाद 4/9 है, 4/9, फिर 5/13 और 6/11, ये हमें दे रखे हैं। और इनको बढ़ते क्रम में रखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा और अंत में सबसे बड़ा, ये आपका सीक्वेंस होता है। तो अब इसको चौथे नंबर पे देखना है, चौथे स्थान पे। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 है, तो आप चौथे स्थान का राइट से भी देख सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं समझाऊंगा सारी बातें, फिलहाल एक बार डिटेल से चला के दिखाता हूं। करना क्या है, जो तरीका अभी सिखाया था, 2 और 5 गैप कितने का, 3 का। तो ऊपर वाले नंबर को इस गैप से डिवाइड करेंगे तो दिस बिकम्स 0.6, 3 6 18, 3 6 18 इसमें चलेगा। इसका गैप है 5 का, 3 और 8 में गैप है 5 का। तो ऊपर वाले नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो दिस इज अगेन 0.6, तो इसको भाई 0.66 लिख दो, ठीक है।
2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.66666 ऐसे आएगा, ठीक है। ये 0.6 पे खत्म हो जाएगा, ये आगे नहीं चलेगा। इसको करेंगे तो डिफरेंस कितने का, 5 का, तो 4 को 5 से डिवाइड कर दो 0.8। यहां 8 का गैप है, 5 को 8 से डिवाइड कर दो 0.86 के 48, 8 के 48 बचेगा 20 और 8 दूनी 16, 0.62 आएगा। यहाँ पे गैप 5 का है तो 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 1.2, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक। अब देखो, अब लिखना है कैसे, मैं पहले पूरा डिटेल लिख के दिखा रहा हूँ, फिर थोड़ा सा फास्ट तरीका ही बताऊंगा। अब तुम मुझे बताओ, इसे हमें बढ़ते क्रम में रखना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो आप देखो ये 6 दिख रहा है तो इसको 60 कर देते हैं, इसको 80। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तुम कहोगे 0.60, यानी कि पहले नंबर पे क्या आएगा 3/8, ठीक है। क्लियर है, ये सबसे छोटा है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन आएगा, 60 के बाद कौन आएगा, 62 आएगा, यानी कि 5/13, 5/13। फिर 62 के बाद कौन आएगा, 66 आएगा, यानी कि 2/5। 2/5 हमने देखो क्या क्या ले लिया, 60 ले लिया, 62 ले लिया, 66 ले लिया। 66 के बाद क्या आता है 80, 80 यानी कि 4/9 आएगा। एंड द लास्ट वन इज 1.2 विच इज 6/11। तो हमसे पूछ रहा था चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, तो चौथे नंबर का आंसर क्या बनेगा, 4/9 बनेगा। कितना बनेगा भाई, 4/9 दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, ये तो मैंने तरीका पूरा डिटेल से समझाया ताकि आप समझो चीजों को, रट्टा नहीं मारना पड़े, ठीक है। कहीं पे रट्टा नहीं मारना पड़े आपको, इसलिए मैंने पूरा डिटेल से समझा दिया। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसने पूछा था कि जब हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो चौथे स्थान पे क्या होगा, तो चौथे स्थान को या तो 1 2 3 4 ऐसे देखो, या ऐसे भी देख सकते थे कि सबसे बड़ा जो है उससे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा था 1.2, तो ये सबसे बड़ा है, तो इससे पहले नंबर पे कौन आएगा, तो इससे पहले तो 0.80, इससे छोटा तो फिर ये है ना, तो 4/9। तो आप ऐसे भी देख सकते थे, तो कोई बात नहीं, तरीका तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी के साथ एक तरीका और होता है जो मैं बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। एक तरीका और, एक तरीका ये मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, यहीं से समझा देता हूं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर मैं कहूं कि इन दोनों फ्रैक्शंस में पहला क्या है 3/8 और दूसरा क्या है 5/13, मैं कहूं इन दोनों में से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा, तो आप कैसे कर सकते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई से। 13 3 कितना बनेगा 39, 8 5 कितना बनेगा 40। तो आप देखो, तो 39 क्या है छोटा है और 40 क्या है बड़ा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है यहां पर, ठीक है। क्लियर है। तो इसके अलावा ये साइन आपको पता होंगे, ये साइन क्या कहते हैं, ये जिसकी साइड चोंच होती है वो छोटा होता है और जिधर ये खुला होता है वो बड़ा होता है, यानी कि इन दोनों के अंदर 3/5 छोटा है 4/7 से। क्लियर है, मैंने बताया जिसकी साइड चोंच होती है वो छोटा होता है और जिधर ये खुला होता है वहां ये बड़ा होता है, तो ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ, इन दोनों में ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ, ठीक है। तो अब यहां से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, यानी कि इन तीनों के सीक्वेंस में ये छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। तो इस सीक्वेंस को हम बजाय लिख के सोल्व करें, हम डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं पेपर में। कैसे, आप मुझे बताइए। 7 या 21 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, 5 चौके 20, क्या 21 20 से छोटा है, तो तुम कहोगे नहीं ये तो बात गलत है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे 3/5 है, ये छोटा है 4/7 से, ये छोटा है 8/9 से। तो मैंने कहा 7 या कितने बनेंगे 21, 5 चौके कितने बनेंगे 20। तो मुझे बताओ क्या 21 छोटा है 20 से, ये तो गलत है ना भाई, 21 तो बड़ा है 20 से, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आंसर है ही नहीं। तो देखो यही छोड़ देना, आगे देखना ही नहीं है। इनमें से बोला था कौन सा सही है, तो ये पहले वाला तो सही नहीं है, दूसरे को चेक करो, दूसरे को चेक करो, ऊपर कर देते हैं। 9 चौके 36, 7 8 56, यानी कि 36 छोटा है 56 से, बिल्कुल सही है ये बात। आगे देखो 5 8 40, 9 3 27, क्या 40 छोटा है 27 से, यहां गड़बड़ हो गई, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत है।
ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो ये फास्ट आंसर देगा, या फिर वो तरीका जो मैंने इससे पहले बताया, क्या कि इनका गैप, जो गैप आएगा उस ऊपर वाले नंबर को उस गैप से डिवाइड कर देना, ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा फास्ट है जो बता रहा हूं। ठीक है, तो सेकंड भी आंसर नहीं है। थर्ड पे देखो, 9 तिये 27, 5 अट्ठे 40, तो 27 छोटा है 40 से, 7 अट्ठे 56, 9 चौके 36, इधर 56 छोटा है 36 से, तो ये तो गलत हो गया भाई। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी आंसर नहीं है। तो थर्ड आंसर नहीं है तो फोर्थ पे टिक लगा देना, इसको चेक मत करना। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्यों, वो भी गलत हुआ तो? ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं देगा एग्जामिनर। फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए चेक करवा देता हूं। 5 चौके 20, 7 तिया 21, 20 छोटा है 21 से, बिल्कुल सही है। अब इनको देखो, 9 तिये 27, 5 अट्ठे 40, 27 छोटा है 40 से, तो बिल्कुल सही सेट है। इसका मतलब ये तीनों जो फ्रैक्शन है ये सही अरेंज कर रखे हैं, तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। सॉरी भाई। ठीक है, आगे समझ लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट, फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। ये कह रहा है कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसका 1/4 7 से 3 ज्यादा है। तो भाई ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके लिए कोई मैथ भी किसी ने नहीं पढ़ा तो वो भी कर सकता है। ठीक है, जिसका 1/4, अब ऑप्शन से दिखा देते हैं। अगर नंबर 40 है, ठीक है, देखो मैं ऑप्शन से सारे आपको एक बार चेक करवा देता हूं कि जरूरी नहीं है कि जिसने पढ़ा है वही आंसर करके आ सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग देखना कि एक संख्या बताओ, भाई इन्हीं में से कोई होगी, इन चार ऑप्शन में से कोई होगी, जिसका 1/4, 1/4 कितना है भाई, इसका 1/4 करूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा भाई। 40 का 1/4 करेंगे 10, जिसका 1/4 7 से 3 ज्यादा है। मुझे बताओ क्या ये जो है 1/4 7 से 3 ज्यादा है? भाई 7 से 3 ज्यादा करेंगे तो 10, यही आंसर है, बस खत्म हो गया, आगे जाना ही नहीं है, खत्म कर दो। ठीक है, फिर भी मन को तसल्ली ना हो तो भाई इसका 1/4 बनेगा 15। क्या मुझे बताओ 7 से 3 ज्यादा है 15? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। इसका 1/4 कितना बनेगा, 20। क्या 7 से 3 ज्यादा है? 7 से 3 ज्यादा तो 10 बनेगा ना, तो फिर ये तो गलत है ना। तो फिर काहे के लिए टाइम खराब कर रहे हो, बस आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, खत्म। आगे बढ़ चलो। अगला क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन दिए हैं सारे में, ठीक है, कि फ्रैक्शन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम रीड्स 1/5 ऑफ अ बुक, if 60 pages are still left to read, then how many pages are there in the book। कह रहे हैं कि राम एक पुस्तक का 1/5वां भाग पढ़ता है, यदि फिर भी 60 पेज पढ़ने को शेष हैं तो पुस्तक में कुल कितने पेज हैं। तो ध्यान रखना भाई, ये 1/5 जो है, ध्यान रखना फ्रैक्शन मैथमेटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फ्रैक्शन में जो भी नीचे लिखा होता है वो टोटल वैल्यू को शो करता है। मतलब मैं एक एग्जांपल इसके लिए इस्तेमाल करता हूं हमेशा, कि एक सर्कल है जिसके मैंने क्या कर दिए, 4 पोर्शन कर दिए, 4 पोर्शन कर दिए, ये वाला पोर्शन मैंने इसका शेडेड कर दिया। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि इस सर्कल का कितना पोर्शन शेडेड है, तो जवाब होगा 1/4 पार्ट। ठीक है, 1/4 भाग या 1/4 पार्ट जो है वो शेडेड है। मतलब क्या भाई, कि टोटल है इसमें 4 पार्ट, लेकिन शेडेड कितना है, 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 4। तो ऐसे लिखते हैं, तो नीचे क्या लिखना है, टोटल कितने पार्ट हैं। अगर मैं पूछूं इसका कितना पोर्शन अनशेडेड है, तो जवाब होगा 3/4 पार्ट। भाई 3 पार्ट अनशेडेड है आउट ऑफ टोटल 4। तो मैं यहां से ये सिखाना चाह रहा हूं कि टोटल वैल्यू लिखते हैं नीचे और जो पूछता है वो होता है ऊपर। तो अब देखो, राम एक पुस्तक का 1/5वां भाग पढ़ता है, इसका मतलब पेज कितने हैं, 5, और पढ़ कितने लिए, 1। तो मुझे बताओ टोटल पेज कितने हैं, 5, जिसमें से 1 उसने पढ़ लिया। तो 1 पढ़ लिया तो बचे कितने, तो तुम कहोगे 4। तो बचे कितने, 4। भाई 5 में से 1 पढ़ लिया तो 4 बच गए। लेकिन वो तो कह रहा है कि 60 पेज अभी भी पढ़ने बाकी है, तो 4 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 60/4 यानी कि 15 होगी। क्यों भाई, 4 अगर 60 के बराबर है तो 1 15 के बराबर। तो कह रहा था पुस्तक में कुल कितने पेज है, तो पुस्तक में 5 पेज हमने मान रखे, तो 15 पंजे 75 पेज होंगे। तो 75 पेज की किताब है भाई, राम ने पढ़नी है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आसान, बिल्कुल इजी। तो याद रखना फ्रैक्शन कैसे डील करना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन,
अ टैंक इज 2/5 पार्ट फिल, ये फुल नहीं, फुल है, फिल नहीं है, फुल है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। इफ 16 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द टैंक इट बिकम्स 6/7 पार्ट फुल, देन टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई एक टैंक का 2/5 भाग भरा हुआ है, अगर इसमें 16 लीटर पानी और भर दिया जाए तो यह 6/7 भाग भर जाता है। तो टैंक की कुल क्षमता पूछ रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है। तो मुझे बताओ, ये पहले भरा हुआ था 2/5, ठीक है, मान लो ये टैंक है, पहले भरा हुआ था 2/5, इसमें अगर और पानी डाल देंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा भर जाएगा। अगर इसमें 16 लीटर पानी और डालेंगे तो ये ज्यादा भर जाएगा ना, तो इसका मतलब इसमें पानी ज्यादा हो गया, इसमें कम हो गया। और इन दोनों में कितना पानी का फर्क हुआ? 16 बाल्टी का। क्यों भाई? इस वाले में 16 बाल्टी ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले में कितना फ्रैक्शन था? 6/7। इस वाले में था फ्रैक्शन 6/7, इस वाले में कितना था? 2/5। तो दोनों में जो डिफरेंस है बाल्टियों का, कितनी बाल्टियों का? 16 बाल्टियों का। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, ठीक है। ये बात बिल्कुल आसान बात मैंने लिखी कि भाई पहले टैंक का 2/5 भाग भरा हुआ था, सिंपल सी बात, मतलब उसका कुछ भाग भरा हुआ था, उसमें 16 बाल्टी और डाल दूंगा तो वो और ज्यादा भर जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो दोनों की कैपेसिटी है, यानी कि इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी में 16 बाल्टी का अंतर है, यानी कि ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाऊंगा तो 16 बाल्टी इनका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब बात को कहने के तरीके अलग हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मेरे पास तुमसे 16 रुपए ज्यादा है, या तुम्हारे पास मेरे से 16 रुपए कम है, दोनों बातें सेम ही बात है, अलग अलग नहीं है। मेरे पास 16 ज्यादा है या तुम्हारे पास 16 कम है, दोनों का मतलब सेम है। तो मैंने कहा भाई ये कम भरा हुआ है, ये ज्यादा भरा हुआ है, तो इसमें इससे 16 बाल्टी ज्यादा है, तो इसका और इसका डिफरेंस कितने का? 16 बाल्टी का। बस इसको सोल्व कर दो। एलसीएम कितना आएगा? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 6 30, 5 7 35, 7 दूनी 14, ये 16 बाल्टी के बराबर है। 30 में से 14 गए, कितने बनेंगे? 16, 16/35 बराबर है 16 बाल्टी के बराबर, ठीक है। तो एक किसके बराबर होगा? 16/16/35, ठीक है। तो 16/35 को जब सोल्व करूंगा तो 35/16 बन जाएगा, और इससे ये कट गया, तो इसका मतलब 35 बाल्टी जो है वो उसकी क्षमता है। 35 बाल्टी या 35 लीटर, देखो 16 लीटर, 16 लीटर था भाई, ये बाल्टी नहीं है, तो 16 लीटर लिख लो इसको, ठीक है, 16 लीटर। तो इन दोनों में 16 लीटर का डिफरेंस है, तो 16 लीटर है भाई, बाल्टी नहीं है, ठीक है। तो 35 लीटर जो है वो टोटल कैपेसिटी बनेगा। तो दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। तो 35 लीटर टोटल कैपेसिटी है टैंक की। तो बस इस तरीके से आप लिख दो इसको, वो ज्यादा आसान बनेगा, ठीक है। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप देख लो क्या कह रहे हैं। हाँ जी, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाय 3/8 बट ही डिवाइडेड द नंबर बाय 3/8। In this process, he got the answer 55 more than the actual answer. The actual answer is, ये कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी को कहा कि एक संख्या को 3/8 से गुना कर दे, लेकिन उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया। तो इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 ज्यादा था। तो सही उत्तर क्या है? तो भाई अब देखो, समझ लो, अभी मैंने एक क्वेश्चन समझाया था सेम वही, कि इसको कहा कि भाई ये x है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर दे 3/8 से, ये कहा उसको भाई किसी संख्या में 3/8 से गुना कर दे, लेकिन उसने क्या कर दिया, इस संख्या को 3/8 से उसने भाग दे दिया। ये बोल रहा है कि उसने 3/8 से भाग दे दिया। तो 3/8 से भाग देने का मतलब क्या? ये 3/8 सोल्व करेंगे तो 8/3 बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा 8/3। तो करना था ये, आग कर दिया ये, ठीक है। तो कह रहा था ऐसा करने से उत्तर जो है 55 ज्यादा था, यानी कि मैं कह सकता हूं इन दोनों आंसर्स का डिफरेंस 55 था। भाई करना था ये, आंसर यहां से आना था, लेकिन उसने ये कर दिया तो आंसर ज्यादा आ गया। तो मैं कहूंगा 8/3x माइनस 3/8x, ये किसके बराबर है? 55 के बराबर। क्लियर है? बस सोल्व कर दो, x की वैल्यू के लिए आंसर आ गया। तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 8 अट्ठे 64, ठीक है। 8 तिया 24, 3 तिया 9x, तो इसमें से गया तो 9, 55x/24 बराबर है 55, और x बराबर है कितना? 55 गुना में 24/55। इससे तो ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 24। खत्म हो गया क्वेश्चन।
ठीक है। तो कह रहा था सही उत्तर, तो ये तो संख्या आई ना, ध्यान रखना, अभी ये क्या है, संख्या, उत्तर नहीं आया अभी, ये संख्या आई, जो मैंने x माना था, लेट जो संख्या थी वो क्या थी, x थी, तो ये तो संख्या ही है। तो उसने पूछा कि सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर तो ये है ना, तो इसका मतलब 24 गुणा 3/8, तो सही उत्तर तो 9 आना चाहिए भाई इसका। तो सही उत्तर इसका कितना आएगा, 9। तो दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो ध्यान रखना, कुछ एक बच्चे इस 24 को भी लगा के आएंगे। उसने पूछा क्या है यार, लैंग्वेज तो पढ़ो, उसने पूछा कि सही उत्तर है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो भाई उसको कहा था कि 3/8 से गुना करके बताइए, तो आंसर तो 9 आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर जी x से कर दिया आपने, तो भाई बिना x के भी हो सकता है, बिना x भी यही चलेगा सब कुछ, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देना क्या, कि जो आप x मान रहे हो ना, उसे आप x ना माने, फिर क्या माने वो बता देते हैं। तो आप क्या मानेंगे संख्या, उसको कहा था 3/8 से गुना कर दे, लेकिन उसने भाग करके 8/3 कर दिया, तो संख्या मानेंगे एलसीएम किसका, 8 और 3 का, कितना आएगा 24, ठीक है, कितना आएगा 24। यानी कि जो संख्या आप x मान रहे थे वो इनके बेस वैल्यू का एलसीएम मान लो। तो संख्या मैंने 24 मान ली, तो उस स्टूडेंट को कहा था कि भाई तू है ना 24 की गुणा 3/8 से कर दे, तो इसका मतलब उसका आंसर कितना है 9। लेकिन उसने कर दिया क्या, उसने कर दिया 3 अट्ठे 24, 8 अट्ठे 64, उसने कर दिया क्या 64 आंसर कर दिया। उसका आंसर आना चाहिए था 9, कर दिया कितना 64। तो आंसर कितना अधिक आया भाई, 9 से 64 क्या हो गया, बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया 55। तो इसके हिसाब से बढ़ा 55, और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 55 बढ़ गया, तो इसका मतलब हमने जो नंबर माना था वो सही माना था। इसका मतलब 24 ही वो नंबर था, तो 24 नंबर अगर था तो इसकी 3/8 से गुना करके आंसर कितना आना था 9, तो यही वो पूछ रहा था। तो सही उत्तर क्या है, तो आंसर कितना बनेगा 9, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो गया। बाई चांस यहाँ पे कोई और नंबर लिखा होता ना, जैसे 110, तो फिर 55 इसके हिसाब से बढ़ा, तो 55 का डबल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर 9 दूनी 18 आंसर बनता, ठीक है। तो फिलहाल मैंने x से भी बता दिया, बिना x के भी बता दिया। अगर बिना x करेंगे तो बेस वैल्यू का एलसीएम ही आप नंबर मानते हैं। तो इस क्वेश्चन में बाई चांस ये करने से 55 ही बढ़ रहा है और वहां पे भी 55 बढ़ रहा था, इसलिए ये नंबर हमने बिल्कुल ठीक माना है। 9 जो है वो हमारी संख्या थी, और इसको 3/8 से गुना करते तो राइट आंसर बनेगा 9, बस यही आपने करना था, ठीक है। तो फिलहाल छोड़ देते हैं इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, if the numerator of a fraction is increased by 200% and denominator is increased by 350%, then the new fraction is 5/12. What was the original fraction? ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दें और उसके हर में 350% की वृद्धि कर दें, तो ये 5/12 होता है। मूल फ्रैक्शन क्या है, तो भाई कुछ नहीं, मूल फ्रैक्शन को x/y मान लो, ठीक है। x/y हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन मान लिया, तो अगर इसके न्यूमरेटर यानी कि x को 200% बढ़ा दें, तो 200% बढ़ाने का मतलब क्या होता है भाई, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100, यानी कि कोई चीज 100 थी और वो 200 बढ़ा दी, तो 200 बढ़ गई तो फिर कितनी होगी वो 300 होगी, ठीक है। ध्यान रखना, करना सिंपल सा इतना है, अगर बढ़ा देंगे तो 100 में इसको ऐड करके लिखना, अगर इसको घटा दें तो फिर 100 में से इसको माइनस करके लिख देना। यहां बढ़ाने के साथ साथ कमी भी हो सकती थी, ठीक है। तो बढ़ेगा तो 100 में ऐड करके लिखना है और घटेगा तो 100 में से माइनस करके। तो अगर न्यूमरेटर 200% बढ़ गया, 200% का मतलब 100 वाली चीज 200 बढ़ गई तो कितनी होगी 300, और हर 350% बढ़ गया तो 350 100 में ऐड करोगे तो कितना बनेगा 450, ठीक है। ध्यान रखना कभी 350 लिख दो 100 में ऐड करके बढ़ने पर और कमी होने पर घटा के। तो अब ये फ्रैक्शन कितना बन गया 5/12, बस इसको सोल्व कर दो, 0 से 0 घटा, 5 6 30, 5 9 45, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। अब इधर से कट गया, तो अब मैंने एक तरीका और भी सिखा रखा है, अगर बराबर आ जाए तो ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे से नीचे भी काट सकते हैं। तो 3 से ये 4 पे कट रहा है, ठीक है। ऊपर से ऊपर तो कट ही नहीं रहा था, कोई बात नहीं, अब करनी है आर पार की गुणा। तो यहां से मुझे बताओ x/y कितना बनेगा, x/y क्या तो बनेगा, ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो 5 इधर ही है, 2 चौके बन गया 8, तो 5/8 आंसर बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, खत्म हो गया, ठीक है।
आगे बढ़ो, फिर खत्म हो गया तो बस 2 क्वेश्चन है। चलो ये वाला देखो पहले। हाँ, ये जूम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? है ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो कोशिश करो, मैं पढ़ूंगा अभी, किसी को नहीं भी दिख रहा हो तो। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन ऑफिस 3/5 ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आर फीमेल एंड रेस्ट आर मेल्स। If 2/9 part of females and 1/4 part of males are absent, then what part of total employees are absent? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि एक कार्यालय में, बड़ा नहीं हो रहा भाई इससे ज्यादा, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं और बाकी के पुरुष हैं। तो साथ के साथ लिखते हैं, एक साइड लिख लेते हैं मेल, एक साइड लिख लेते हैं फीमेल। ठीक है, साथ के साथ चलेगा, अभी पढ़ते चलेंगे लिखते चलेंगे। कुल कर्मचारियों का 3/5 महिलाएं हैं, तो 3/5 फीमेल है। इस बात का मतलब क्या कि 5 में से 3 फीमेल हैं, तो फिर 2/5 क्या हुए? मेल हुए। भाई 5 में से 3 अगर औरतें हैं तो फिर 2 आदमी बच गए, तो 2/5 क्या है? मेल है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग और पुरुषों का 1/4 भाग अब्सेंट हो, तो मुझे बताओ ये क्या है? महिलाएं। महिलाओं का 2/9 ऐसी होगा भाई, मैं कहूं इसका 2/9 करके दिखाओ, तो इंटू में 2/9 लिखोगे। और पुरुषों का 1/4, इसका 1/4 कैसे करोगे? ऐसे करोगे। यानी कि इनका 1/4 और इनका 2/9, ये सारे क्या हैं? अब्सेंट हैं। तो कुल कर्मचारियों का कितना भाग अब्सेंट है? यानी कि ये भी अब्सेंट है, ये भी अब्सेंट है, दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, ये बन गया 1/10, 3 तिया 9, ये बन गया 2/5 तिये 15। एलसीएम कितना आ रहा है? 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, ये बन गया 7/30। और 7/30 पार्ट क्या है? अब्सेंट है। ध्यान रखना, उसने पूछा था कितना भाग, कौन सा भाग अनुपस्थित है, तो जवाब होगा 7/30। देख लो कहीं पे लिखा है, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ 7/30। अगर पूछता कौन सा भाग प्रेजेंट है, उपस्थित है, प्रेजेंट अगर पूछ लेता, उपस्थित पूछ लेता, तो 30 में से 7 अब्सेंट है, तो फिर 23 जो है वो प्रेजेंट होते। तो फिलहाल आंसर ये वाला है। ठीक है, तो देखो 23/30 भी दे रखा था, लेकिन ये जब बताना है जब वो पूछता कि कौन सा भाग प्रेजेंट है। तो ये अब्सेंट वाला, ये भी अब्सेंट था, ये भी अब्सेंट, तो हमने टोटल ऐड करके देखा है बस, और कुछ नहीं किया। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 करके आना है। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं, कभी तुम सोचो कि सर ने आंसर ही गलत बता दिया, तो ऑप्शन 3। ठीक है, इसी के साथ हम पढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इसे सोल्व करना है, बस ये कहता है ये। और सोल्व करना भी सबको आता ही होगा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात भी नहीं है। कि 2 से ही 1/2, 2 से ही 1/2 जमा 3 से ही 1/4 जमा x जमा 2 से ही 1/3 इक्वल्स टू 13 से ही 5/12। ठीक है, स्टेटमेंट देख लो, 2 से ही 1/2 जमा 3 से ही 1/4 जमा x जमा 2 से ही 1/3 इक्वल्स टू 13 से ही 5/12। तो इसको कैसे करेंगे? ध्यान रखना, हमें x की वैल्यू बतानी है सोल्व करके। तो x क्या बनेगा? इन सबको उधर भेज दो, 13 से ही 5/12, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 से ही 1/2, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 3 से ही 1/4, इसको भेजेंगे तो माइनस का 2 से ही 1/3। ठीक है, सारे माइनस हो गए। तो अब इसको जब सोल्व करोगे तो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, एक तरीका तो ये कि आप इसको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करते हैं? देखो, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 4 तिये 12 और 1 13/4, ऐसे करते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं इसको ऐसे मत करो, इसको ना, जैसे ये 2 से ही 1/2 है, इसको सोल्व करोगे 2 दूनी 4 और 1 5/2 बनेगा ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 सही 1/2 को मैं लिख सकता हूं 2 + 1/2। इसको सोल्व करूंगा तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो ये दोनों सेम ही आएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई मिक्स फ्रैक्शन आपके पास आ जाए, मिक्स क्यों बोला? क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं, एक नंबर है और एक फ्रैक्शन है। ठीक है, एक सिंपल नंबर और एक बटे वाला पार्ट। तो ऐसा अगर आ जाए तो इस नंबर वाले पोर्शन को अलग सोल्व कर दो और बटे वाले को अलग सोल्व कर दो, आंसर फास्ट आएगा। यानी कि 13 -2 -3 -2, इसको कर दो अलग सोल्व, और प्लस के साथ जो बच गया इसको कर दो अलग सोल्व। ठीक है, बात याद रहेगी।
तो अब करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा, और ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, मैंने समझाने के लिए लिखा है कि 13 में से 2 3 5 और 2 7, 7 गए तो कितने बनेंगे 6। ठीक है, 13 में से 2 3 5 और 2 7, 7 माइनस करेंगे तो कितने बनेंगे 6 प्लस में। फिर इसको कैसे सोल्व करोगे, एलसीएम से। ठीक है, 5/12 ये लिखा हुआ है, लेकिन साइन ध्यान रखना, ये माइनस का 1/2 लिखना है, ये माइनस का 1/4 और ये माइनस का 1/3, साइन ध्यान रखना। अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा 12। देखो 12 सबसे बड़ा नंबर उठा लो, ये इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी, तो 12 एलसीएम बना, तो 12 एकम 12, यहाँ कितना बनेगा 5, 2 छिके 12, 4 तिये 12, 3 चौके 12। ठीक है, अब कितना बना, दिस बिकम 6 प्लस 5 प्लस के हैं 6 3 और 4 13 माइनस के हैं, तो 13 में से 5 गए तो कितने बने माइनस के 8। ठीक है भाई, 8 ज्यादा है ना इसमें। ठीक है, तो 6 3 और 4 13 में से 5 गए तो -8/12, ये माइनस के ज्यादा थे तो 4 दूनी 8 4 3 12। इसको जब सोल्व करेंगे तो 6 माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस, तो 6 - 2/3। अब सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 3 छिके 18, 18 में से 2 गए 16/3, 3 छिके 18, 18 में से 2 माइनस किए तो 16/3, और 16/3 को सोल्व करेंगे तो 5 सही 1/3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा। ठीक है, यही लिख दूं, 5 सही 1/3। ठीक है, दिख नहीं रहा भाई, ये यहां लिख देते हैं, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो 5 सही 1/3, 16/3 तो सोल्व कर लोगे ना, 3 पंजे 15, 5 सही 1/3 ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन, अगर आ जाता है तो इस तरह का। ठीक है, ध्यान रखना, नंबर अलग और फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग। ठीक है, तो बस फिर अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।